विद्यार्थियों का एटम क्लासेस की ऑनलाइन में आपका सभी का स्वागत है। जहाँ से कल हमने आमेर शैली के बारे में अध्ययन किया था और उसके आगे का जो अध्ययन है उसको आज हम विधिवत रूप से वापस प्रारंभ करते हैं। तो आमेर शैली को विकसित करने वाले या स्वर्ण काल जिसके बारे में हम चर्चा करें तो यहाँ पर लिख देते हैं विकसित करता। ये आमेर शैली के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह के द्वारा के द्वारा इस शैली को विकसित किया गया, या हम यूँ कह सकते हैं कि मिर्ज़ा राजा जय सिंह का जो काल था या समय था वो इस शैली का स्वर्ण काल माना जाता है। मिर्ज़ा राजा जय सिंह को मिर्ज़ा की उपाधि शाहजहाँ के द्वारा दी गई थी जब उनके लिए उन्होंने लाहौर और काबुल वाला क्षेत्र जीता था। इस कारण उनको मिर्ज़ा राजा की उपाधि दी गई थी। मिर्ज़ा राजा के काल में सर्वाधिक चित्रण का कार्य हुआ। मिर्ज़ा राजा जय सिंह के काल में सर्वाधिक चित्रण का कार्य हुआ। इन्हीं के काल में एक इनके दरबारी विद्वान थे जिनका नाम था बिहारी लाल के द्वारा आमेर में स्थित एक मंदिर है और उस मंदिर का नाम है बिहारी मंदिर। इस बिहारी मंदिर में बिहारी लाल ने एक ग्रंथ की रचना की जिसका नाम है बिहारी सतसई। मिर्ज़ा राजा जय सिंह के काल में एक दरबारी विद्वान थे, उनके दरबारी कवि थे जिनका नाम था बिहारी लाल, और बिहारी लाल के द्वारा बिहारी मंदिर जो आमेर में स्थित है वहाँ पर बिहारी सतसई नामक ग्रंथ की रचना की गई। तो ये बिहारी सतसई बिहारी लाल के द्वारा लिखा गया है। वहीं मिर्ज़ा राजा जय सिंह के द्वारा बिहारी सतसई का चित्रण करवाया गया। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट प्रश्न निकल कर आता है, और वो प्रश्न कौन सा है, कई बार परीक्षा के अंदर एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहारी सतसई का चित्रण किस आमेर के शासक के द्वारा करवाया गया था। तो हमें उसका आंसर मिर्ज़ा राजा जय सिंह ध्यान में रखना है। मिर्ज़ा राजा जय सिंह के द्वारा बिहारी सतसई है उसका चित्रण करवाया गया था। उसके बाद हम अगला पॉइंट लें तो चिल्हे का टीला, या हम इसको यूं कह सकते हैं इग्गल की पहाड़ी। इस इग्गल की या चिल्हे की पहाड़ी के ऊपर मिर्ज़ा राजा जय सिंह के द्वारा एक दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, और उस दुर्ग का नाम था जयगढ़ दुर्ग। एक नवीन दुर्ग उनके द्वारा बनाया गया था जिसका नाम था जयगढ़ दुर्ग। इस जयगढ़ दुर्ग के अंदर जितने भी चित्र मिले वो सारे के सारे चित्र कौन से थे? भित्ति चित्र। वो सारे के सारे चित्र कौन से थे? भित्ति चित्र थे। तो मिर्ज़ा राजा जय सिंह जिन्होंने इस शैली को खूब प्रसिद्धि दिलाई, इसका खूब प्रचार प्रसार करने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, और इन्हीं के काल में इस शैली को खूब उन्नति मिली। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे की शैली का अध्ययन करते हैं। इस शैली पर सर्वाधिक मुगल शैली का सर्वप्रथम प्रभाव
पड़ा। ये जो आप आमेर की चित्रकला के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो इस आमेर की जो चित्रकला थी उसके ऊपर मुगल शैली का सर्वप्रथम प्रभाव पड़ता है। भित्ति चित्रकला, भित्ति चित्रकला यानी मुगल दरबार होते हुए, मुगल दरबार होते हुए, मुगल दरबार होते हुए यह शैली आमेर शैली में आई, यह शैली आमेर शैली में आई। मुगल दरबार होते हुए यह शैली आमेर शैली में आई और उस समय यहाँ के शासक थे मिर्ज़ा राजा मान सिंह। मिर्ज़ा राजा मान सिंह यानी मिर्ज़ा राजा मान सिंह के काल में भित्ति चित्रों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। और हम यहाँ यूँ लिख सकते हैं कि इस मुगल आमेर शैली के अंदर प्राकृतिक सर्वाधिक प्रयोग हुआ। प्राकृतिक रंगों का सर्वाधिक प्रयोग हुआ। तो एक बार स्क्रीन शॉट लीजिए आप इसका। तो अभी हमने पढ़ा वो मुगल शैली के आमेर शैली के बारे में था। आमेर शैली का संपूर्ण अध्ययन हमने कर लिया है। अब अगली हमारी शैली होगी, उस शैली का नाम है जयपुर शैली। जयपुर शैली। यहाँ जयपुर शैली के सबसे पहले हम जो कलाकार हैं उन कलाकारों के ऊपर चर्चा करेंगे कि जयपुर शैली के अंदर कलाकार कौन कौन से थे। तो पहला कलाकार होगा आपके साहिब राम। पहला कलाकार होगा आपके साहिब राम। साहिब राम के बाद आपको याद रखना है सालिग राम। सालिग राम के बाद आपको याद रखना है रघुनाथ। रघुनाथ के बाद आपको याद रखना है लालचंद। लालचंद के बाद आपको याद रखना है रामजी राम। रामजी राम। रामजी राम के बाद आप एक व्यक्ति का नाम और याद रखो, गंगा बख्श। गंगा बख्श। गंगा बख्श के बाद एक और व्यक्ति है जिनका नाम है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह। ये जयपुर शैली के प्रमुख चित्रकार हैं। इन चित्रकारों में से आपको 3 चित्रकारों के नाम मुख्य रूप से याद रखने हैं, क्योंकि कई बार इन्हीं 3 चित्रकारों के बारे में पूछा जाता है। तो वो 3 चित्रकार कौन कौन से हैं? पहला है आपके साहिब राम। साहिब राम क्यों प्रसिद्ध थे? ये व्यक्ति चित्रण के अंदर दक्ष थे। जो व्यक्तियों के चित्र बनाए जाते थे उन व्यक्ति चित्रण के अंदर इनको महारत प्राप्त थी, इसलिए आपको कौन सा याद रखना है? साहिब राम। लालचंद, जो पक्षियों की लड़ाइयाँ होती थी, जानवरों की जो लड़ाइयाँ होती थी, उन लड़ाइयों के चित्रण बनाने की दक्षता किसको प्राप्त थी? लालचंद को। और मोहम्मद शाह है, ये जो जयपुर शैली के शासक थे सवाई जय सिंह हैं, उन सवाई जय सिंह के ये दरबारी विद्वान थे, दरबारी कवि थे। इसलिए हमें इस शैली के अंदर इन 3 चित्रकारों का महत्वपूर्ण जो योगदान था उस योगदान को याद रखना है। कुल मिलाकर हमें इन 3 चित्रकारों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम जयपुर शैली को आगे स्टार्ट करते हैं। शैली, जयपुर शैली के जो प्रारंभ करता है, प्रारंभ उनका नाम लिखेंगे हम सवाई जय सिंह हैं। सवाई जय सिंह हैं। सवाई जय सिंह के काल में जयपुर शैली प्रारंभ होती है। मोहम्मद शाह
इनके दरबारी विद्वान थे। तो इनके दरबारी विद्वान कौन थे? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह इनके दरबारी विद्वान थे। सवाई जय सिंह ने अपनी शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 36 विभागों का गठन किया था। उन 36 विभागों के माध्यम से वो अपने राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना चाहते थे। और उन 36 विभागों में उनका एक महत्वपूर्ण विभाग है जिसका नाम है सूरत खाना। उन्होंने जिस विभाग का निर्माण किया उस विभाग का नाम है सूरत खाना। तो सूरत खाना विभाग बनवाया जो चित्रकला विभाग से संबंधित था। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने राज्य को, अपने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 36 विभागों का गठन किया था। और उन 36 विभागों में एक विभाग है जिसका नाम है सूरत खाना। और ये सूरत खाना विभाग जो था वो चित्रकला से संबंधित था। उसके बाद देखिए, इन्होंने ये सूरत खाना कहाँ पर इसका निर्माण किया था? तो इनका निर्माण करने के लिए उनके द्वारा 2 महल बनवाए गए थे। चंद्र महल और एक का नाम है सिटी पैलेस। चंद्र महल और सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। चंद्र महल और सिटी पैलेस का निर्माण करवाया। ये चंद्र महल और सिटी पैलेस आपके उदयपुर में भी है। और उदयपुर का जो शासक था तो उस उदयपुर के शासक ने उदयपुर के अंदर इसका निर्माण करवाया था। ये जो चंद्र महल और सिटी पैलेस है इसके अंदर सर्वाधिक मात्रा में आपको मिलेंगे भित्ति चित्र। इन महलों के अंदर आपको सर्वाधिक कौन से चित्र मिलेंगे? भित्ति चित्र मिलेंगे। वहीं पर मोहम्मद शाह के द्वारा एक ग्रंथ की रचना की गई। उस ग्रंथ का नाम है रज्जमनामा। ये रज्जमनामा कल हमने बीकानेर शैली में भी इसका अध्ययन किया था और यह जयपुर शैली में भी इसकी रचना होती है। तो रज्जमनामा जो ग्रंथ है मोहम्मद शाह ने इस ग्रंथ को चित्रित करके सवाई जय सिंह को भेंट किया था। तो देखिए, रज्जमनामा जो महाभारत का फारसी भाषा के अंदर अनुवाद किया गया एक ग्रंथ है। यानी मोहम्मद शाह के द्वारा जो महाभारत है उस महाभारत का फारसी भाषा के अंदर अनुवाद किया गया। और फारसी भाषा में जिस ग्रंथ में अनुवाद किया गया उसका नाम है रज्जमनामा। जो मोहम्मद शाह ने इस ग्रंथ को चित्रित करके सवाई जय सिंह को भेंट किया था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। कुछ चित्रकार अभी अभी हमने उनका जिक्र किया था। एक का नाम है साहिब राम और दूसरे का नाम है लाल चंद।
लालचंद, साहिब राम और लालचंद ये एक दूसरे के समकालीन थे। ये एक दूसरे के क्या थे? समकालीन। तो ये एक दूसरे के समकालीन थे। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों जो साहित्यकार है या चित्रकार है, इनका सर्वप्रथम दो शासकों के साथ में इनका संबंध रहा था। पहला है सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह हैं, सवाई ईश्वरी सिंह हैं। सवाई ईश्वरी सिंह के बाद में अगला शासक बनता है सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई माधो सिंह प्रथम अगले शासक बनते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि साहिब राम और लालचंद पहले तो थे सवाई जय सिंह के काल में। सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद जो अगले शासक बनते हैं सवाई ईश्वरी सिंह, सवाई ईश्वरी सिंह के काल में भी दोनों समकालीन थे, दोनों उपस्थित थे। और उसके बाद में अगले शासक बनते हैं सवाई माधो सिंह। तो सवाई माधो सिंह प्रथम के काल में भी ये उपस्थित थे। लालचंद की जहाँ तक हम बात करें तो लालचंद पक्षियों की लड़ाइयों के चित्रण में दक्ष थे। पक्षियों की लड़ाइयों के चित्रण में दक्ष थे। वहीं साहिब राम की अगर हम बात करें तो व्यक्ति चित्रण में दक्ष थे, व्यक्ति चित्रण में दक्ष थे, यानी व्यक्तियों के चित्रण बनाने में इनको महारत हासिल थी। इसी प्रकार हम लालचंद के बारे में चर्चा करें तो लालचंद चौगान के मैदान में हाथियों की लड़ाई का सर्वाधिक चित्रण किया। साहिब राम की हम बात करें तो जो व्यक्ति चित्रण के अंदर दक्ष थे और व्यक्ति चित्रण के अंदर जो शैली काम में ली जाती है उस शैली का नाम है सहीब शैली। सहीब शैली का प्रयोग, यानी व्यक्तियों के जो चित्रण बनाए जाते हैं, व्यक्ति की जो तस्वीरें बनाई जाती है उसके अंदर सहीब शैली का प्रयोग किया जाता है और वो सहीब राम के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता था। सहीब राम के द्वारा जो सवाई ईश्वरी सिंह है उन ईश्वरी सिंह की एक आदमकद तस्वीर है वो बनाई गई थी। सवाई ईश्वरी सिंह का आदम कद चित्रण तैयार किया। तो ये साहिब राम के द्वारा सवाई ईश्वरी सिंह का आदमकद जो चित्रण है वो तैयार किया था। तो इस प्रकार से ये जो सवाई आदम सिंह का आदमकद चित्रण है वो आपके जयपुर के चंद्र महल के अंदर स्थित है, रखा हुआ है। तो आदमकद चित्र बनाने का जो श्रेय जाता है वो साहिब राम को जाता है क्योंकि ये व्यक्तिगत चित्रण है, जबकि लालचंद के द्वारा जो भी पक्षियों की लड़ाइयाँ वगैरह होती थी उन पक्षियों की लड़ाइयों से संबंधित चित्र तैयार किए जाते थे। स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार।
जयपुर शैली का स्वर्ण काल, यानी किस व्यक्ति का काल स्वर्ण काल था, गोल्डन काल था, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो स्वर्ण काल, जयपुर जो शैली है उस जयपुर शैली का स्वर्ण काल, तो हम लिखते हैं सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह, जो सवाई प्रताप सिंह थे, उन सवाई प्रताप सिंह के काल को इस जयपुर शैली के काल का स्वर्ण काल बताया जाता है। सवाई जयसिंह ने अपने काल में हवा महल का निर्माण करवाया। हवा महल का निर्माण करवाया। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में हुआ। हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में हुआ। इस हवा महल का निर्माण लालचंद उस्ता ने किया था। लालचंद उस्ता ने किया था। इस हवा महल में 953 खिड़कियां हैं। इस हवा महल में कुल 953 खिड़कियां हैं। 953 खिड़कियां हैं। वहीं पर सवाई प्रताप सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान 50 चित्रकारों को अपने राज्य में राजकीय संरक्षण प्रदान किया। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 50 चित्रकारों को उन्होंने आश्रय दिया। यहाँ अपने राज्य में उनको नौकरी दी थी सवाई प्रताप सिंह ने। और इसी महल में, ये जो हवा महल देख रहे हो आप, इसी महल में जयपुर शैली में इस महल में कई चित्र बनवाए। वर्तमान में अगर हम यथार्थ चित्रों को छोड़ दें और प्राचीन चित्रों की बात करें, हवा महल के अंदर जो वर्तमान में जयपुर में है, तो उस हवा महल में जो जितने भी प्राचीन चित्र बने हुए हैं, वो प्राचीन चित्र बनाने का जो कार्य करवाया था वो सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था, क्योंकि उन्होंने अपने राज्य के अंदर 50 चित्रकारों को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। जिस प्रकार से आपने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र देखा था, उसी प्रकार सवाई प्रताप सिंह का आदमकद चित्र भी बनाया गया। जहाँ ईश्वरी सिंह की हम बात करते हैं, तो ईश्वरी सिंह का जो आदमकद चित्र बनाया था, वो आदमकद चित्र बनाया था साहिब राम ने, जबकि सवाई प्रताप सिंह का जो आदमकद चित्र बनाया गया था, वो कम से 7-8 जो चित्रकार थे, उन चित्रकारों के द्वारा मिलकर आदमकद चित्र बनाया गया था सवाई प्रताप सिंह का। एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब इस शैली में, जयपुर शैली के अंदर सवाई जगत सिंह द्वितीय, सवाई जगत सिंह द्वितीय, जिन्होंने ईस्ट इंडिया
ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली, और ये संधि उन्होंने की थी 1818 ईस्वी में। उन्होंने ये संधि कब की थी? 1818 ईस्वी के अंदर। तो इस जयपुर शैली के ऊपर कौन सी शैली का प्रभाव देखने को मिला? कंपनी शैली का। कौन सी शैली का प्रभाव देखने को मिला? कंपनी शैली का प्रभाव देखने को मिला। अगर हम बात करें मुगल शैली की, अगर हम बात करें मुगल शैली की, तो मुगल शैली है वो तो प्रारंभ से ही इस शैली पर प्रभावित थी। यानी प्रारंभ से ही मुगल शैली का इस शैली के ऊपर प्रभाव था, लेकिन जैसे ही जगत सिंह द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की थी सन 1818 ईस्वी के अंदर, जयपुर शैली के ऊपर कंपनी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। बेटा दो। आगे सवाई राम सिंह द्वितीय। सवाई राम सिंह द्वितीय का जो काल प्रारंभ होता है, सवाई राम सिंह द्वितीय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है जयपुर की इस शैली के अंदर। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति, 1857 की जो क्रांति है वो सवाई राम सिंह के काल में ही होती है। जब ये शासक थे उस समय 1857 की क्रांति होती है, और 1857 की क्रांति के अंदर राम सिंह के द्वारा अंग्रेज़ों का विशेष उनकी सहायता की जाती है। राम सिंह जो द्वितीय थे, उन्होंने जयपुर की जो सेना थी वो एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल था, जनरल ईडन, उस ईडन को अपनी सेना सौंप दी थी अंग्रेज़ों को सहायता करने के लिए। तो इस प्रकार से उन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता की थी। सन 1876 ईस्वी में, 1876 ईस्वी में तो 1876 ईस्वी में प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट के आगमन पर, जब 1876 ईस्वी के अंदर प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट जयपुर आए थे, तो उनके आगमन पर उन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग से, कौन से रंग से? गुलाबी रंग से, यानी गेरू रंग से, गेरू रंग से, गुलाबी रंग से इनको जयपुर को रंगवाया था, जयपुर को रंगवाया था। तो गेरुआ रंग जयपुर का होने की वजह से इसका आगे नाम पड़ा पिंक सिटी, पिंक सिटी। तो पिंक सिटी यानी जयपुर को पहली बार पिंक सिटी कहने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था स्टैनली रीड। स्टैनली रीड ने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया था। सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया था। जयपुर के लिए पिंक सिटी शब्द का प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था स्टैनली रीड। और प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट के आगमन के ऊपर जयपुर शहर को कौन से रंग से रंगवाया था? गुलाबी रंग से रंगवाया था, जो गेरू रंग होता है उस रंग से जयपुर को रंगवाया था 1876 ईस्वी के अंदर।
उसी दौरान इन्होंने जयपुर में मदरसा हुनैरी स्कूल खोला। मदरसा हुनैरी स्कूल खोला। उसके बाद इन्होंने महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट्स स्कूल खोला और आगे चलकर इसी महाराजा स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट्स का नाम बदलकर उसकी जगह रख दिया गया राजस्थान स्कूल आर्ट एंड क्राफ्ट्स। इसका नाम चेंज हो गया। ये हुआ था सवाई मान सिंह के काल में, और सवाई मान सिंह के काल में ही यथार्थवादी चित्रण का कार्य प्रारंभ हुआ था। यथार्थवादी चित्रण का कार्य प्रारंभ हुआ था। तो एक बार, और उसके बाद देखिए इस शैली के ऊपर जो जयपुर शैली थी, उस जयपुर शैली के ऊपर मुगल शैली का प्रभाव हम शुरू में देख रहे हैं। उसके बाद कंपनी शैली का भी इसके ऊपर प्रभाव पड़ा था। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बाद में। अगली शैली है अपनी अलवर शैली। अलवर शैली 1775 ईस्वी में, अलवर शैली का संस्थापक था राव प्रताप सिंह। 1775 ईस्वी में उन्होंने अलवर राज्य की स्थापना की। कौन से राज्य की स्थापना की? अलवर राज्य की स्थापना की। अलवर के अंदर उन्होंने 2 नगर बसाए। एक का नाम है रायगढ़ और दूसरा हो जाएगा आपके अलवर। एक रायगढ़ और दूसरा कौन सा हो जाएगा? अलवर। रायगढ़ जो है वहाँ पर भी उसने दुर्ग बनवाया, इसलिए इसको कहेंगे रायगढ़ दुर्ग, और अलवर में भी ये दुर्ग बनवाया, इसलिए इसको कहेंगे अलवर दुर्ग। एक चित्रकार है यहाँ पर जिसका नाम है डालू। डालू ने भित्ति चित्रण का कार्य किया और अनेक भित्ति चित्र बनाए। सर्वप्रथम अगर इस शैली के बारे में हम चर्चा करें तो इस शैली के चित्र आपको कौन से दुर्ग में दिखाई देंगे? अलवर शैली के चित्र आपको दिखाई देंगे रायगढ़ दुर्ग में। यानी इस शैली के सर्वप्रथम चित्र, इस शैली के सर्वप्रथम चित्र अगर आपको देखने हैं तो वो कहाँ मिलेंगे? रायगढ़ दुर्ग के अंदर देखने को मिलेंगे। राव प्रताप सिंह के द्वारा अलवर राज्य की स्थापना की गई थी 1775 ईस्वी में। अब हम इसके कुछ जो चित्रकार हैं उन चित्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो कुछ चित्रकारों के आपको नाम याद रखने, जैसे गुमान अली के बाद बलदेव के बाद डालूराम के बाद में आ जाएगा आपके मूलचंद सोनी। उसके बाद आ जाएगा जवान राम के बाद आ जाएगा आपके गंगा लाल के बाद आ जाएगा आपके नंद
नंदलाल के बाद आ जाएगा आपके छोटे लाल। छोटे लाल के बाद आप याद करोगे बक्साराम। बक्साराम। बक्साराम के बाद आप याद करोगे नानक राम। तो इस प्रकार से ये अलवर शैली के प्रमुख चित्रकार है। इनमें से परीक्षा के अंदर अधिकांश जो पूछने वाले व्यक्ति है उनका नाम है जवान राम, गंगाराम और छोटे लाल। ये मुख्यतः 3 व्यक्तियों के नाम, आप वैसे तो सबके नाम याद करने हैं, लेकिन मुख्यतः परीक्षा की दृष्टि से जो पूछे जाते हैं उनके नाम है जवान राम, गंगाराम और छोटे लाल। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं अलवर शैली की। तो अलवर शैली की विशेषताओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। हाथी दांत पर चित्रण। हाथी दांत पर चित्रण। हाथी दांत पर चित्रण का कार्य किया था आपके मूलचंद सोनी ने। किसने किया था? मूलचंद सोनी ने। उसके बाद हम बात करें व्यक्ति चित्रण। व्यक्ति चित्रण का कार्य अलवर शैली के अंदर। उसके बाद बैसलो शैली का प्रयोग। अलवर जो शैली है उसके अंदर एक शैली का प्रयोग किया गया है और उस शैली का नाम है बैसलो शैली। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि अलवर शैली में चित्र की बजाय बॉर्डर पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता था। जो चित्र का बॉर्डर होता था उस चित्र के बॉर्डर के ऊपर सर्वाधिक मात्रा में ध्यान दिया जाता था। यहीं पर विशेषताओं में बात करें तो इस शैली के अंदर आपको योगासन के चित्र भी मिलेंगे। योगासन के चित्र भी मिलेंगे। दूसरा, इसके अंदर गणिकाओं के चित्र भी मिलेंगे और यहाँ पर के चित्र भी मिलेंगे। तो इस प्रकार से यह अलवर शैली है। अलवर शैली की कुछ विशेषताएं जो आपके सामने रखी गई है। हाथी दांत के ऊपर चित्रण करने का कार्य मूलचंद सोनी के द्वारा किया गया था। इसमें व्यक्तिगत चित्रण का कार्य भी किया जाता है। दूसरी इसके अंदर इंपॉर्टेंट है बैसलो शैली है, उस बैसलो शैली का प्रयोग किया जाता है और बैसलो शैली के माध्यम से जो अलवर शैली में चित्र बनाए जाते हैं उन चित्रों पर न ध्यान देकर सर्वाधिक ध्यान दिया जाता है चित्रों के बॉर्डर पर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला है उनियारा शैली। प्राचीन काल में उनियारा ठिकाना था जयपुर राज्य का। जयपुर राज्य का ठिकाना था। वर्तमान में उनियारा टोंक जिले में है।
वर्तमान में उनियारा टोंक ज़िले में है। अगर हम उनियारा की बात करें तो इस प्रकार से ये उनियारा है, यहाँ इसके बॉर्डर लगता है आपके जयपुर का और इस तरफ बॉर्डर लगता है आपके बूंदी का। तो बूंदी और जयपुर इन दोनों की सीमाओं पर होने की वजह से यहाँ एक शैली विकसित हुई और उस शैली का नाम है उनियारा शैली। तो हम यूँ कह सकते हैं कि उनियारा शैली के ऊपर दो शैलियों का प्रभाव है। एक तो है आपके जयपुर शैली का प्रभाव और दूसरी है आपके बूंदी शैली का प्रभाव। उनियारा जो शैली है वो दो शैलियों का मिश्रण है, एक तो है जयपुर शैली और दूसरी कौन सी, बूंदी शैली। इसी के साथ आपके ये चित्रकला का जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। कल हम नया टॉपिक शुरू करेंगे।